guys, what's up? I am Shalini. Welcome to the Success Zone. So guys, यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. जैसा आपको पता है तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है इसमें मिक्स क्वेश्चन है आपके रेलवे से, एसएससी से और किसी भी आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है. जैसा आपको पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसको सॉल्व करो. तो हम यहाँ पे हर रोज़ कुछ ना कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आपके वीक में 3 टाइम्स. तो 3 बार हम डिस्कस करते हैं. तो यहाँ पे हम 10 क्वेश्चन का सेट होता है आपका, तो 10 क्वेश्चन से ज़्यादा यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं. आपको जैसा पता होगा जब आप डिस्क्रिप्शन पार्ट पढ़ते हो तो डिस्क्रिप्शन में हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर अप करते हैं जो आपका रिलेटेड टू उस क्वेश्चन से ही होता है. क्योंकि क्या होता है ना, एग्जाम में एक ही क्वेश्चन को काफ़ी तरीके से घुमा करके पूछता है, तो आपके सारे यहाँ पॉइंट्स क्लियर अप हो जाते हैं. तो आप ज़रूर डिस्क्रिप्शन पार्ट पढ़ें और आपको ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगे कि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप द सक्सेस जोन के टेलीग्राम चैनल पे जाके इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं. और आप अभी तक आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें. यहाँ पे काफ़ी सारी फैकल्टी है जो आपको डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो है कवर अप कर रही है, वो जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. चलिए क्वेश्चन देखते हैं. हाउ मेनी मेंबर्स कैन बी नॉमिनेटेड फॉर बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट बाय द प्रेसिडेंट. तो कितने मेंबर जो हैं नॉमिनेट किए जाते हैं आपके प्रेसिडेंट के द्वारा पार्लियामेंट में. ये हमने जब पॉलिटी का क्वेश्चन डिस्कस किया था तो उसमें हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, जहां मैंने आपको इसका आंसर बताया था कि टोटल 14 मेंबर्स होते हैं जो कि क्या नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा पार्लियामेंट में, राज्यसभा और लोकसभा को मिला के. लेकिन क्या है कि इसमें थोड़ा सा भी चेंजेस हुआ है. जनवरी 2020 में क्या है, आपका जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के बारे में जो मैंने आपसे को बताया था कि इसके जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के जो माता पिता होते हैं, पिता जो होते हैं वो यूरोपियन होते हैं और माता जो होती है वो इंडियन बिलोंग से होती है, इंडियन ओरिजिन होती है, इंडिया से बिलोंग करती है. तो ये दोनों जब शादी करते हैं, इनसे जो बच्चे जो पैदा होते हैं उनको एंग्लो इंडियन नाम दिया गया. जब आज़ादी मिली थी तो उस समय एंग्लो इंडियन क्या था को बहुत ज़्यादा ऐसा माना गया था कॉन्स्टिट्यूशन निर्माताओं के द्वारा कि एंग्लो इंडियन को सही रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा है लोकसभा और राज्यसभा में. सोसाइटी में ये बहुत पिछड़े हुए वर्ग हैं जिनको आगे लाना बहुत ज़रूरी है. तो इस वजह से क्या किया गया कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया गया, राष्ट्रपति को ये अधिकार दिया गया कि आप 2 मेंबर को लोकसभा में क्या कर सकते हो, नॉमिनेट कर सकते हो. किस आर्टिकल के अंतर्गत, तो आर्टिकल 331 के अंतर्गत, जिसको अब हटा दिया गया जनवरी 2020 में. तो कौन सा बिल पास हुआ था, तो 126th अमेंडमेंट बिल जो है वो पास रखा गया था कॉन्स्टिट्यूशन के सामने. मतलब कि जब लोकसभा में बेसिकली मेंबर्स के द्वारा 126th बिल को रखा गया था और जो ये अमेंडमेंट जो एक्ट हुआ है, जो इसको एड ऑन कर दिया गया, हटा दिया गया, आपका अबॉलिश कर दिया गया इस क्लॉज को, आर्टिकल 331 को, वो 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत हटाया गया. तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है. आपका ये जो क्वेश्चन है वो करंट का क्वेश्चन बन जाता है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट से. तो 126 बिल रखा गया और जो अमेंडमेंट पास हुआ 104 अमेंडमेंट एक्ट जो है वो पास हुआ है. अब सवाल ये उठता है ये 126 बिल और 104 अमेंडमेंट कैसे हो गया. तो इसका साफ साफ आंसर ये है कि देखिए जब कॉन्स्टिट्यूशन बना है तब से टोटल 126 बिल टेबल पे रखे जा चुके हैं आपका लोकसभा में, जो कि पास हुए हैं 104 ही पास हुए हैं. मतलब 22 बिल ऐसे हैं जो कि पास नहीं हो पाए किसी कारण की वजह से, शायद मेजॉरिटी नहीं मिली होगी या फिर लोकसभा के लोगों को लगा होगा कि ये जो बिल है वो सही नहीं है. तो काफ़ी सारे कारण हो सकते हैं. तो इसलिए 126 टोटल बिल अभी तक लोकसभा में रखे जा चुके हैं, जिसमें से जो पास हुए हैं 104 नामक ये बिल है जो आर्टिकल 331 को अबॉलिश कर देता है. तो प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनेट करते हैं आपके टोटल 12 मेंबर. तो गाइस कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन डिस्कस करते वक्त कुछ चीज़ें मिस हो जाती है और क्वेश्चन कई बार आप कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं. तो आपको कमेंट सेक्शन में सक्सेस जोन के उसमें आपको अपडेट मिल जाएगा अगर कोई क्वेश्चन में कुछ अपडेशन करना होगा तो, या फिर हम नेक्स्ट जो क्लासेस डिस्कस करेंगे उसमें आपको अपडेशन मिल जाया करेगा. चलिए तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी दयानंद सरस्वती वॉज
ओरिजिनल नेम क्या था स्वामी दयानंद सरस्वती का? अभिशंकर, गौरी शंकर, दया शंकर और मूला शंकर। तो बताइए क्या था ओरिजिनल नेम स्वामी दयानंद सरस्वती का? आप जब भी कोई क्वेश्चन को देखो तो उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखा करो। अगर आप कमेंट सेक्शन में नहीं लिख रहे हो तो कॉपी पेन लेके बैठो, आप हर एक ऑप्शन को लिखा करो और लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर देखा करो। अगर स्कोर कम आ रहा है तो ज़्यादा मेहनत करो, कहाँ गलती हो रही है वो चीज़ों को देखो और इवेंचुअली आपका स्कोर बढ़ जाएगा। घबराना नहीं है गाइस। तो बताइए क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर है आपका मूला शंकर। तो मूला शंकर नाम था, ओरिजिनल नेम था स्वामी दयानंद सरस्वती का, जिन्होंने स्टैब्लिश किया था आर्य समाज सोसाइटी को। और उनका स्लोगन क्या था? गो बैक टू वेदास, वेदा में चलो वापस, वेद वाले जगह आप एरा में वापस से चलो, ये कहना था इनका। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है गो बैक टू वेदास किसने लिखा है, आर्य समाज सोसाइटी को स्टैब्लिश किसने किया था? तो आपको याद रखना है दयानंद सरस्वती ने किया था, स्लोगन भी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था, ओरिजिनल नेम मूला शंकर था इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज हम हिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। हम हिस्ट्री के कर चुके हैं, पॉलिटी के भी एक क्वेश्चन पेपर कर चुके हैं डिस्कस। नेक्स्ट हमने मिक्स क्वेश्चन कुछ डिस्कस किया है। तो इस तरह से हम डिफरेंट क्वेश्चन डिस्कस करते रहते हैं ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो सके। तो चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। हु रिप्रेजेंट इंडिया इन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? किसने रिप्रेजेंट किया है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में? अरुणा असफ अली, सुचिता कृपलानी, सरोजनी नायडू और कल्पना जोशी। तो बताइए किसने किया है सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट? तो सरोजनी नायडू ने आपका जो क्या रिप्रेजेंट किया था आपको इंडियन वुमेन को सेकेंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा जो रिप्रेजेंट किया गया था वो मिस्टर गांधी के द्वारा किया गया था। और ये स्टार्ट हुआ था सेकेंड टेबल कॉन्फ्रेंस आपका सितंबर 7, 1931 में शुरू हुआ था। तो क्वेश्चन आपका ऐसे भी बन सकता है कि इंडियन वुमेन को किसने रिप्रेजेंट किया? सरोजनी नायडू ने। इंडियन नेशनल कांग्रेस को, आईएनसी को किसने रिप्रेजेंट किया? तो गांधी ने रिप्रेजेंट किया। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब शुरू हुई? तो 7 सितंबर 1931 में शुरू हुई थी। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज ए वेपन? किस टाइम पे, किस मूवमेंट में महात्मा गांधी ने पहली बार हंगर स्ट्राइक को एज ए वीपन की तरह इस्तेमाल किया था, हथियार की तरह इस्तेमाल किया था? नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1920-21, रॉलेट सत्याग्रह 1919, अहमदाबाद स्ट्राइक 1918, बरदौली सत्याग्रह। तो बताइए कब शुरू किया गया था, किस मूवमेंट के अनुसार महात्मा गांधी ने कब आप वेपन की तरह इस्तेमाल किया था हंगर स्ट्राइक को? तो इसका आंसर है आपका अहमदाबाद कॉटन जो मिल वर्कर थे उन लोगों को क्या था, सही तरीके से वेजेस नहीं मिल पा रहा था। तो सही वेजेस की डिमांड के लिए मिस्टर गांधी ने पहली बार, तो कब शुरू किया था? पहली बार शुरू किया था 1918 में आपका भूख हड़ताल को एज ए वेपन की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा अहमदाबाद स्ट्राइक 1918। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका आज का। द फर्स्ट इंडियन नेशनल ये इंडियन सर्विस वॉज द फर्स्ट इंडियन सेलेक्टेड फॉर इंडियन सिविल सर्विस वॉज, जो पहले भारतीय थे वो सिविल सेवा की परीक्षा में जो चुने गए थे वो कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर, सरोजनी नायडू, लाला लाजपत राय और CR दास। तो बताइए कौन थे जो फर्स्ट इंडियन सेलेक्ट हुए थे इंडियन सिविल सर्विस में? देखिए इंडियन सिविल सर्विस जो अभी भी दुनिया की सबसे प्रेस्टीजियस जॉब मानी जाती है इंडिया की, और पहले के टाइम में भी जब ब्रिटिशर्स का टाइम था उस समय भी ये प्रेस्टीजियस जॉब में से एक थी। तो बताइए किसने ज्वाइन किया था पहले इंडियन ने? तो इसका आंसर है सत्येंद्र नाथ टैगोर ने ज्वाइन किया था, फर्स्ट इंडियन थे ये जो ICS इंडियन सिविल सर्विस को ज्वाइन करने वाले थे, जो 1863 में ज्वाइन किया था। और इनके बड़े भाई का नाम था गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट फाउंड इन एक्सकेवेशन इन टेरिकोटा ऑफ इंडस वैली साइट्स? टेरिकोटा का मतलब होता है मिट्टी के पके हुए बर्तन, आप ऐसा समझ सकते हो, या मिट्टी का पका हुआ कोई भी चीज़।
जब हम किसी भी मूर्तियों को मिट्टी में ढालते हैं तो क्या करते हैं, उसको आग में पकाते हैं। तो जिसको आग में पकाने की प्रक्रिया है उसको हम टेरिकोटा, जो आग से पक के जो निकल के आता है उसको टेरिकोटा बोलते हैं बेसिकली। तो कौन सा ऐसा साइट है, मतलब कौन सा ऐसी चीज़ है जो इंडस वैली में नहीं पाई गई, आप बताइए, खुदाई के दौरान, एक्सकेवेशन के दौरान। तो आपका काव जो है वो इंडस वैली में नहीं पाया गया था, क्योंकि काव जो है वो आपका आया था कब, तो वैदिक एरा में आया था। आपने, अगर आप बंसल ट्यूटोरियल मेरा चैनल है, आप उसको फॉलो कर सकते हो, उसमें मैंने हिस्ट्री के बारे में काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा है। वहाँ हमने हिस्ट्री जो है स्टेप बाय स्टेप पढ़ा है। तो आप जिसको भी अगर हिस्ट्री स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है, अगर वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो आप मेरा चैनल फॉलो कर सकते हो। मुझे आप फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हो। तो जो वहाँ हमने पढ़ा था कि जो आपका ये था इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो आपका कब से कब तक था, तो आपका 2500 से कुछ 1750 तक चला था इंडस वैली सिविलाइजेशन। और 1750 के बाद जो शुरू हुआ था वो 1500 से आपका 600 के बीच में क्या हुआ था, वैदिक एज की शुरुआत हुई थी। फिर वहाँ हमने बात की थी कि वैदिक एज को भी क्या किया जाता है, 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक आपका वैदिक एज होता है जो 1500 से 1000 तक चलता है, और आपका लेटर वैदिक एज होता है जो 1000 से 600 तक चलता है, BC तक चलता है। जो कि क्या होता है, ये आपका आपकी लेटर वैदिक एज में हम बहुत सारी कुरीतियाँ भी आ जाती है सोसाइटी में। हमने देखा था ब्राह्मण बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, महान हो जाते हैं, वो सोसाइटी को 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। फिर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, BC और AD का कॉन्सेप्ट। ये जो BC होता है वो 0 से आगे वाले टाइम को हम बिफोर क्राइस्ट एरा बोलते हैं, और 0 के बाद वाले टाइम को क्राइस्ट एरा बोलते हैं और एनो डोमिनी बोलते हैं। इसी वजह से क्या होता है, यहाँ से बढ़ते हुए क्रम से जाते हैं, नॉर्मली जैसे हम काउंटिंग कर रहे होते हैं 1 2 3, और यहाँ पे हम 0 की तरफ जा रहे होते हैं। ये जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले का टाइम है। इसीलिए आप देखो, जब मैंने आपको बताया कि जो आपका वैदिक एरा की शुरुआत हुई थी वो 1500 से 600 हुई थी, ना कि मैंने ये बोला कि 1500 से आपके 1800 या 1900 हुई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि हम यहाँ क्या 0 की तरफ जा रहे हैं। देखो 1500 से 600 है, उसके आगे जाएंगे तो 600 से फिर हम 300 जाएंगे, ना कि 600 से 800 जाएंगे। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स काफ़ी बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। इस सब चीज़ों में काफ़ी बार कंफ्यूज होकर क्वेश्चन भी आपका गलत हो जाता है। तो यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको ये सारी चीज़ें अगर पढ़नी है अच्छे से तो आप बंसल ट्यूटोरियल फॉलो कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टैक्स विच किंग्स यूज्ड टू कलेक्ट फ्रॉम द पीपल इन द वैदिक पीरियड वॉज कॉल्ड। जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था किंग्स के द्वारा वैदिक पीरियड के टाइम में, वो टैक्स क्या था, बाली, विधाता, वर्मन और कारा। तो बताइए इसका आंसर क्या है। कब किसके द्वारा, जो किंग के द्वारा जो कलेक्ट किया जाता था टैक्स, उसको क्या कहते थे, तो उसको कहते थे बाली। वैदिक एज में क्या था, किंग ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, वो अपना जो रूल था वो लोगों पे थोपते नहीं थे, लोगों को मजबूर नहीं करते थे कि ये आपके लिए ज़रूरी है, ये तो आपको देना ही पड़ेगा। तो ये जो टैक्स था उसको बोलते थे बाली। तो बाली जो था वो टैक्स था बेसिकली। ये क्या था, लोग अपने मन के अनुसार, अपने इच्छा अनुसार किंग को कुछ चीज़ें देते थे, वॉलेंट्री पेड करते थे। कोई उन पे क्या था, मजबूरी नहीं थी, कंपल्शन नहीं था कि उनको देना ही है। तो ये टैक्स के रूप में कलेक्ट किया जाता था, पर ये वॉलेंट्री टैक्स था। आपको ये ध्यान रखना है कि ये वॉलेंट्री टैक्स था। इस टैक्स को ज़बरदस्ती नहीं लिया जाता था। और जो ये बाद में क्या होता है, जब ये ऋग्वेदिक पीरियड की जो शुरुआत होती है तो यही जाके कंपलसरी हो जाता है टैक्स को कलेक्ट करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच डायनेस्टी रूल्ड ओवर मगध आफ्टर मौर्यन डायनेस्टी। तो मौर्यन डायनेस्टी के बाद मगध पे किसने रूल किया है, तो आप आंसर बताइए किसने रूल किया है। तो उसका आंसर है सुंग डायनेस्टी। क्या होता है, जब अशोक के टाइम में जब क्या पॉलिटिकल इंटीग्रेशन होता है, सोसाइटी क्या है एक सूत्र में बंधी होती है, पूरा का पूरा साम्राज्य अशोक का एक सूत्र में बंधा होता है, मतलब पूरे एक साम्राज्य में आता है, और वो अशोक उसको काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर पाते हैं। लेकिन अशोक के बाद जो सक्सेसिव रूलर आते हैं वो बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, पावरफुल नहीं होते हैं, ना उनमें इतनी क्षमता होती है कि पूरे राज्य को, पूरे साम्राज्य को वो बांध के रख सके।
तो इसकी वजह से क्या होता है, पॉलिटिकल डिसइंटीग्रेशन होना शुरू हो जाता है। और लास्ट जो अशोका के बाद जो रूलर होते हैं मगर मौर्य एम्पायर के, वो पुष्यमित्र वो होते हैं वृहदनाथ होते हैं। तो वृहदनाथ का ही जो कमांडर इन चीफ होता है पुष्यमित्रनाथ सुंग, वो क्या करते हैं, वो सुंग डायनेस्टी को फॉर्मेशन करते हैं और वृहदनाथ को मार करके। तो सुंग डायनेस्टी जो है वो आपका रूल में आती है सॉरी जो सातवाहना डायनेस्टी है वो आपके दक्कन वाला एरिया में आती है, सातवाहना डायनेस्टी। और सातवाहना के बाद आता है वकाटाका। आपको जो ऑप्शन है उसका भी याद रखना है, किसके बाद कौन सा डायनेस्टी आता है। नंदा डायनेस्टी की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको जो डायनेस्टी आती है वो हरियंग डायनेस्टी आती है। ओके, हरियंग के बाद आपकी शिशुनाग डायनेस्टी आती है और शिशुनाग के बाद आपका आता है नंदा डायनेस्टी। और जब हम बात करें आपका कान्वा डायनेस्टी की, तो सुंग डायनेस्टी के बाद आती है कान्वा डायनेस्टी। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। और सुंग डायनेस्टी आता कहाँ है, तो ये मगध जो एम्पायर था वो पाटलिपुत्र को अपना क्या कर रहा था, सेंटर ऑफ रूलिंग माना था। इन लोगों ने राजधानी बनाई थी पाटलिपुत्र की। तो पाटलिपुत्र की राजधानी क्यों बनाई थी, क्योंकि यहाँ पे गंगा और सोन नदी जो अमरकंटक से निकलती है आपके मध्य प्रदेश के एक एरिया से, ये दोनों आके आपकी पाटलिपुत्र में मिल जाती है। गंगा यहाँ से बहती रहती है, सोन नदी यहाँ पे आके मिल जाती है। तो इसकी वजह से क्या पाटलिपुत्र आपको क्या बनाया गया था, इसको राजधानी बनाया गया था। इस पाटलिपुत्र के ऊपर ही सबसे पहले सुंग डायनेस्टी आई और सुंग के बाद आपकी आई कान्वा डायनेस्टी। तो आपको देखिए यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। हम मगध एम्पायर के बारे में मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस कर रखा है बंसल ट्यूटोरियल पे, आप देख सकते हो सारे वीडियोस को वहाँ जाके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोका हेल्ड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल। अशोका ने थर्ड जो बुद्धिस्ट काउंसिल था वो कब ऑर्गेनाइज किया और कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया। ऑप्शन है आपका पाटलिपुत्र, मगध, कलिंग और सारनाथ। तो बताइए कहाँ ऑर्गेनाइज किया। तो अशोका ने जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल था वो आपका ऑर्गेनाइज किया था पाटलिपुत्र में 250 बीसी में, 250 बीसी में ऑर्गेनाइज किया था। तो टोटल 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए थे। बुद्धिस्ट काउंसिल क्या होता है, तो यहाँ पे लोग अपने विचार को व्यक्त करते हैं। जो बुद्धिस्ट जो लोग थे, बुद्धा का जो भी प्रीचिंग था, जो भी उनका सर्मन था, जो भी इनकी आइडियोलॉजी थी, यहाँ पे लोगों तक पहुँचाई जाती थी ये आइडियोलॉजी। तो ये जो हुआ था मौर्यन किंग अशोक के टाइम पीरियड में आपका थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज हुआ था। वो हुआ था पाटलिपुत्र में। पहला राजगीर में हुआ था अजातशत्रु के द्वारा, दूसरा वैशाली में हुआ था काला अशोक के द्वारा और चौथा हुआ था कश्मीर में कनिष्क के द्वारा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिफोर एज्यूमिंग द ऑफिस ऑफ द सुल्तान ऑफ दिल्ली, बलबन वॉज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ सुल्तान। बिफोर जो टाइटल था आपका सुल्तान का पद संभालने से पहले जो बलबन था, किस सुल्तान का प्रधानमंत्री थे। बताइए, नासिरुद्दीन, कुतुबुद्दीन ऐबक, बहरम खां और आरम शाह। तो इसका आंसर ज़रूर बताएं, क्या लग रहा है आपको इसका आंसर। तो इसका आंसर है नासिर उद्दीन मोहम्मद। इसके प्रधानमंत्री इसके अंदर काम कर रहे थे वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का। द कीर्ति स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री एट चित्तौड़ वॉज बिल्ट बाय। जो कीर्ति स्तंभ है, जो टावर ऑफ विक्ट्री है, वो किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया। राणा प्रताप, राणा कुंभ, राणा संग और बप्पा रावल। तो बताइए किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था टावर ऑफ विक्ट्री। तो कीर्ति स्तंभ जो है वो चित्तौड़गढ़ राजस्थान में बनाया गया। किसके द्वारा बनाया गया, तो राणा कुंभ के द्वारा बनाया गया। क्या दर्शाने के लिए, तो उन्होंने जो विक्ट्री हासिल की थी मोहम्मद खिलजी पर, उस विक्ट्री को दर्शाने के लिए उन्होंने क्या किया था, स्तंभ बनाया था, कीर्ति स्तंभ बनाया था आपका चित्तौड़गढ़ राजस्थान में, लोगों को बताने के लिए कि भाई उन्होंने विक्ट्री हासिल कर ली है। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। अगर आप चाहते हो उसमें कुछ ऐड ऑन करना तो आप कमेंट सेक्शन में हमें आप आइडियाज़ दे सकते हो, आपके लिए कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक किया करो गाइज, लाइक करते हो तो मोटिवेशन मिलता है कि हाँ वीडियो अच्छा आ रहा है, नेक्स्ट टाइम और अच्छा लेके आने का मन करता है। तो ये सब चीज़ें किया करो। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो द सक्सेस जोन के चैनल पे जाके, टेलीग्राम चैनल पे जाके इसके PDF को डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस, हम फिर मिलेंगे
आपके कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ